हेलो एंड वेलकम टू वन स्टॉप एनसीईआरटीज। आज बात करेंगे क्लास 8 के एक चैप्टर की जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। इससे पहले हमने चैप्टर 9 की बात की थी जिसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि एनिमल्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। ऐसा है कि जब भी कोई एनिमल या ह्यूमन बींग का बर्थ होता है, ऐसा नहीं होता कि वो अपने बर्थ लेने के साथ साथ ही अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सके। एक सर्टेन एज आती है, बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, उसी के बाद ये पॉसिबिलिटी हो पाती है कि हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दें। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज? ऐसा क्यों है कि एक सर्टेन एज आने के बाद ही ह्यूमन्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि उन चेंजेस के बारे में पढ़ोगे जो ह्यूमन बॉडी में आते हैं, उसके बाद ही जो ह्यूमंस हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। ठीक है, यानी कि अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 9 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात किया था। Here we shall discuss the role of hormones play in bringing about changes that make a child grow into adult। अब एक बच्चा है वो बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अडल्ट बन रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसकी बॉडी में आएंगे ना। इन चेंजेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो इसके बाद क्या लिखा है, अडोलसेंस एंड प्यूबर्टी, कि हमारा क्या मतलब है जब हम बोलते हैं अडोलसेंस और प्यूबर्टी, इन दो टर्म्स का क्या मतलब है। Bujo was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. बूजो अपना 12th बर्थडे मना रहा था और जैसे ही उसके फ्रेंड्स उसका बर्थडे मनाकर जाते हैं, बूजो और पहेली बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। पहेली जो है वो सिर्फ वो ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जिसमें सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं, लड़के नहीं पढ़ते। शी स्टार्टेड लाफिंग, उसको हंसी आने लग गई। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ द बूजो स्कूल फ्रेंड हुम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। उसको हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो ये देखती है कि जब पिछले साल वो बूजो के फ्रेंड से मिली थी और इस साल मिल रही है, तो उसने देखा कि बूजो के काफ़ी सारे फ्रेंड्स की हाइट बहुत लंबी हो चुकी है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरली लाइन अबव देयर लिप्स। और कुछ इसीलिए भी उसे फ़नी लग रहे थे क्योंकि उनकी लिप्स के ऊपर, बॉयज़ की लिप्स के ऊपर कुछ हेयरी लाइन्स ही आ गई थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि ये बच्चे जो हैं, ये बॉयज़ जो हैं, ये बड़े हो चुके हैं, ये अडल्ट बन चुके हैं। ग्रोथ बिगन्स फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है वो पूरी ज़िंदगी उतने ही साइज़ का तो नहीं रहता, मतलब जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो डिवाइड करने लग जाती है, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ शो करने लग जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल। पर 10 या 11 साल की उम्र के बाद क्या होता है, एक सडन स्पर्ट यानी कि सडन इंक्रीज आता है ग्रोथ में, और वो जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो नोटिसेबल यानी दिखने लग जाते हैं। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब ये जो भी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं ये ग्रोइंग अप का, बड़े होने का ही एक हिस्सा है। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। ये जो चेंजेस हैं ये क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं कि आप अब बच्चे नहीं रहे बल्कि आप बड़े होते जा रहे हो। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। अब ये हैरानी की बात है, ये सोचने की बात है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में ये कब तक चलेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नेदर अ चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। अब अडोलसेंस क्या है, ये एक ऐसी एज है, ऐसा पीरियड है लाइफ का जिसमें ना तो आप बच्चे होते हो ना ही आप बड़े होते हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्ड एंड अडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। क्या इस पीरियड का कोई, जैसे बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड बोलते हैं, है ना, बड़े हो जाते हैं अडल्ट बोलते हैं, तो ये पीरियड जब हम चाइल्ड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है और अडल्ट भी नहीं है यानी बड़े भी नहीं है, इस पीरियड का भी तो कोई नाम होगा ना, है ना। तो ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप रोक नहीं सकते या ना ही बढ़ा सकते हो, वो जिस स्पीड से होनी है होनी है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलसेंस। अब ऐसा लाइफ का वो वाला पीरियड जिसमें बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे हो, यानी अपने जैसे यंग वंस को बर्थ देने के लिए कैपेबल हो रहे हो, उस पीरियड को हम बोल देते हैं अडोलसेंस। अडोलसेंस बिगन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 and 19 ईयर्स ऑफ एज।
ये जो अडोलसेंस है ये कब शुरू होती है, जब हम 10 या 11 साल के होते हैं, और कब तक रहती है, जब तक हम 18 या 19 ईयर्स के नहीं हो जाते। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, यानी ये जितने भी टीन्स हैं 13 से लेके 19 तक, 13 14, देखो सबके पीछे टीन आ रहा है, 18 19, तो ये पूरा का पूरा पीरियड हमारी टीन्स को कवर कर रहा है। तो इसीलिए इस पीरियड को हम जो अडोलसेंट्स होते हैं उनको हम टीन एजर्स भी बोल देते हैं। इन गर्ल्स अडोलसेंस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज़। जब हम गर्ल्स और बॉयज़ को कंपेयर करते हैं तो ये एज गर्ल्स में बॉयज़ के कंपैरिजन 1 या 2 साल जल्दी आ जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ अडोलसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और हालांकि ये तो एक एवरेज टाइम है कि हम बता रहे हैं कि इस एज तक गर्ल्स में और इस एज तक बॉयज़ में अडोलसेंस आ जाती है, पर ये इंडिविजुअल पे भी वेरी करता है। कई बच्चों में इससे जल्दी भी आ जाती है और कई बच्चों में इससे लेट भी आती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलसेंस। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब ह्यूमन बॉडी में इस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस जब स्टार्ट होते हैं बॉडी में, तो हम बोल देते हैं कि बॉडी में प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि बॉडी में प्यूबर्टी आ चुकी है, हमारी जो एज है वो प्यूबर्टी वाली आ चुकी है। वो उसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है कि मेल्स और फीमेल्स यानी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही कैपेबल हो जाते हैं अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन अडोलसेंट रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब एक अडोलसेंट में, एक टीनेजर्स में पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है, तो हम बोल देते हैं कि प्यूबर्टी जो है वो खत्म हो चुकी है। पहेली एंड बूजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरली लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज अवर साइन ऑफ अडोलसेंस। अब पहेली और बूजो को ये रियलाइज होता है कि ये जो एकदम से हाइट बढ़ रही है और बॉयज़ की लिप्स के ऊपर जो हेयरी लाइन आ रही है वो किसके करेक्टरिस्टिक है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि अडोलसेंस, हमारी जो एज है वो अडोलसेंस वाली आ चुकी है। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब वो जानना चाहते हैं कि इस एज में प्यूबर्टी में और बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है वो क्या है, इंक्रीज इन हाइट, की हाइट बढ़ने लगती है। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। तो सबसे बड़ा चेंज जो हमें नोटिसेबल होता है वो क्या है कि हाइट बढ़ने लग जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज द बोन्स ऑफ आर्म एंड लेग इलोंगेट एंड मेक द पर्सन टॉल। इस टाइम पे आर्म्स और लेग्स के अंदर जो भी बोन्स होती हैं वो इलोंगेट होती हैं, जिससे इंसान जो है वो लंबा लगने लगता है। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है जिसे हम पढ़ेंगे। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज। इस चार्ट में हमें बताया हुआ है कि कितने साल के लड़के या फिर लड़की की कितनी हाइट हो जानी चाहिए, मतलब टोटल हाइट उसने जितनी भी अटेन करनी है अपनी एज की, उसका क्या परसेंटेज इस एज तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, द फिगर इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीच्ड एट द एज गिवन इन कॉलम 1। ये मैं बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल बाय द एज ऑफ 11 अ बॉय हैज़ रीच्ड 81% ऑफ एस हाइट। जब 11 साल की उम्र में देखोगे तो लड़के की लगभग 81% हाइट पूरी हो चुकी होगी और लड़कियों में 88% हाइट पूरी हो चुकी होगी। अब ये टेबल को यूज़ करो और देखो आपकी फ्रेंड्स की हाइट कौन सबसे ज़्यादा अभी टॉलेस्ट है, कौन किसकी हाइट इतनी नहीं बढ़ी है, और आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इस हाइट को। कैसे जितनी हाइट आपकी इस टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे है, और जितनी परसेंटेज ऑफ हाइट इस एज तक आपको अटेन कर लेनी चाहिए थी, उससे उसको डिवाइड करो, इनटू में 100 करो। जैसे एक 9 साल का बच्चा है, उसकी प्रेजेंट हाइट है 120 सेंटीमीटर, बट 9 साल के बच्चे की, बॉय की हाइट लगभग 75% हो चुकी है ना इस एज तक। तो 120 अपॉन में 75 इंटू में 100, यह आ जाएगा हमारा 160 सेंटीमीटर टॉल। यानी इस ग्रोथ पीरियड के एंड तक इसकी हाइट 160 सेंटीमीटर टॉल हो जानी चाहिए। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हमें ग्राफ में पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 years of age both reach their maximum height। शुरू में क्या होता है कि लड़कियां जल्दी बड़ी होती हैं लड़कों से, लेकिन जैसे जैसे 18 years of age आ जाती है, मतलब 18 साल के हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही मैक्सिमम हाइट अटेन हो चुकी है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हालांकि ये जो हाइट है ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वेरी करती है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ क्या होते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे सडनली बड़े हो रहे हैं, बाद में उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो धीरे धीरे इस टाइम के दौरान ग्रो होते हैं। आई एम वरीड
टू आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। अब पहेली क्या कह रही है कि मुझे टेंशन हो रही है कि मेरी हाइट तो बढ़ रही है, मैं लंबी तो लगती हूँ, पर मेरा फेस मेरी बॉडी के हिसाब से काफ़ी छोटा लगता है। देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट सेम रेट, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे एक ही स्पीड से ग्रो नहीं करते हैं। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स और फीट्स ऑफ अडोलसेंट लुक ओवर साइड एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि हाथ पैर आर्म्स लेग्स ये बॉडी के हिसाब से बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, बट सून द अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन प्रपोर्शनेट ग्रोथ। लेकिन क्या होता है थोड़े टाइम बाद बाकी के पार्ट्स भी ग्रो हो जाते हैं और प्रोपोर्शनेट यानी कि इक्वल लगने लगते हैं पूरी बॉडी के साथ। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू सम ऑफ दैट सम फैमिली मेम्बर। अब आपने देखा होगा कि हमारी जो हाइट होती है वो अगर हमारे पेरेंट्स की हाइट या हमारी फैमिली मेम्बर्स की हाइट लंबी है तो हम भी लंबे ही, हमारी हाइट भी ज़्यादा निकलती है उसी हिसाब से। अगर उन्हीं की ही हाइट छोटी है तो हमारी भी हाइट इतनी नहीं बढ़ पाती है। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। अब हाइट किस पे डिपेंड करती है? हाइट के जो जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, इसी चीज़ को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी कि जो जीन्स, ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए, वो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, उसी हिसाब से हमारी क्या होगी? ग्रोथ होगी। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स। अब ये ज़रूरी है कि ये जो हमारे ग्रोथ के ईयर्स हैं इस टाइम पे हम अच्छा फूड खाएं, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में हम क्या लें? न्यूट्रिशन लें। दिस हेल्प द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। अब इससे क्या होता है? हमारी बोन्स को, मसल्स को, बॉडी के पार्ट्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है जिससे हम ग्रो कर सकें। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अडोलसेंस डिस्कस लेटर इन द लेसन। अब इस लेसन में आगे आप क्या पढ़ोगे कि अडोलसेंस की न्यूट्रिशनल नीड्स यानी उनके खाने में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या क्या उनको ज़रूरत है। चेंजेस इन बॉडी शेप, सेकंड चेंज क्या है हाइट के अलावा कि बॉडी शेप्स में भी क्या होगी? कुछ चेंजेस होंगे। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन आवर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट दैन द बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। जब आप अपनी क्लासेस में देखोगे, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 8th 9th 10th में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बॉयज़ के शोल्डर हैं वो ब्रॉड लग रहे हैं जब आप उनसे कंपेयर करोगे जो लड़के 7th क्लास तक है या 6th क्लास तक है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्यूबर्टी की एज में आ चुके हैं, इसीलिए उनके शोल्डर जो हो रहे हैं ग्रोथ की वजह से ब्रॉडन दिखाई दे रहे हैं। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। गर्ल्स में क्या होता है? वेस्ट के नीचे का रीजन यानी कि हिप रीजन जो है वो वाइडर दिखने लगता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स। अब बॉयज़ में क्या होता है? बॉयज़ की मसल्स ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। दस चेंजेस अकरिंग इन अडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसीलिए एज तो सेम है 11 से 18, पर जो चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में होते हैं वो क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट चेंज हम क्या देखते हैं? वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और लारिंग्स बिगिंस टू ग्रो। आपने कभी देखा है कि आपकी क्लास के बॉयज़ की आवाज़ आपको सडनली अलग सी लगने लगती है? क्यों? क्योंकि उनका वॉइस बॉक्स जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं वो ग्रो होने लगता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, बॉयज़ के अंदर वॉइस बॉक्सेस यानी लैरिंग्स ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। अब यहाँ पर क्या है? बॉयज़ में आपको ये स्ट्रक्चर दिखता होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। इसका क्या मतलब है कि उनका वॉइस बॉक्स ग्रो हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमें एक अलग सा पार्ट दिखता है थ्रोट के नीचे, अलग सा निकला हुआ, इसी पार्ट को हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। गर्ल्स में ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये इतना ग्रो नहीं करता है, इसीलिए गर्ल्स में एडम्स एप्पल नहीं दिखता है। जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस वेयर एज बॉयज़ हैव डीप वॉइस। इसीलिए गर्ल्स की जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है, ठीक है। इन अडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स होर्स। अब क्या होता है? कई कई बॉयज़ में इतना ज़्यादा ये वॉइस बॉक्स की मसल्स बढ़ जाती हैं कि उनकी आवाज़ जो है होर्स यानी कि अजीब सी, कहते हैं ना कि खुदरी सी आवाज़ हो जाती है उनकी, रफ सी बोलते हैं जिसको हम। दिस स्टेट मे रिमेन फॉर फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। अब ऐसा कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ हफ्तों के लिए हो सकता है, इसके बाद ये वॉइस जो है वो नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी जिसकी वजह से हमें पसीने आ रहे हैं और सबेशियस यानी ऑयली ग्लैंड। यही रीज़न है कि टीनेजर्स में
पिंपल्स काफ़ी देखे जाते हैं फेस में, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड, ऑयली ग्लैंड जो हैं ये बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड इंक्रीजेस। अब प्यूबर्टी के टाइम पे इन ग्लैंड्स की सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाती है। मैनी यंग पीपल गेट acne and pimples on their face at this time because of increased activity of these glands and skin on skin। अब क्या होता है, बहुत सारे अडोलसेंट्स में यानी गर्ल्स और बॉयज़ में पिंपल्स भी हो जाते हैं फेस में। क्यों हो जाते हैं ये पिंपल्स, यानी ये जो दाने हैं, और ये क्यों हो जाते हैं पिंपल्स, क्योंकि ये जो ऑयल ग्लैंड्स हैं ये ज़्यादा ऑयल सीक्रेट करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास चेंज है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। लुक एट फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। पिछले चैप्टर में आप फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़कर आए हो। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी आने पे यानी इस एज में टीनेजर्स वाली एज में मेल्स में पेनिस और टेस्टिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। टेस्टिस में से स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं। और एंड इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड द एग बिगिन टू मैच्योर। अब क्या है, गर्ल्स में जैसे मेल्स में टेस्टिस और पेनिस डेवलप कर रहे हैं, गर्ल्स में ओवरीज यानी फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर रहे हैं। और ये यहाँ पर क्या होते हैं, एग्स यानी फीमेल गैमेट्स डेवलप होने लग जाते हैं। मेल में जो गैमेट्स होते हैं उनको स्पर्म्स बोलते हैं और फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं उनको एग बोलते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जो अगला हमारे पास चेंज दिखता हमें अडोलसेंस में वो क्या है कि बॉडी में मैच्योरिटी आने लग जाती है, मेंटली भी, इंटेलिजेंस के वे में, और हम इमोशंस को भी समझने लगते हैं। अडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। अडोलसेंस एक ऐसा पीरियड भी है चेंज का जब हमारी थिंकिंग, हमारी सोचने की क्षमता में भी क्या होती है, चेंजेस आते हैं। अडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड और ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। अब ये जो अडोलसेंस है, ये जो टीनेजर हैं, ये पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट खुद को समझने लगते हैं और सेल्फ कॉन्शियस यानी इनको फ़र्क पड़ने लगता है कि हम कैसे लग रहे हैं, हमने कैसे कपड़े डाले हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल मतलब हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट भी बढ़ती है और हम टाइम देने लगते हैं, सोचने लगते हैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह। ठीक है, इनफैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। ये ऐसा टाइम है, इस टाइम पे आप ब्रेन को जिस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहोगे ब्रेन उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप अच्छी बातें सोचोगे, टीचिंग मतलब पढ़ने में, अपना स्टडी में ध्यान लगाओगे तो आप अच्छी तरह पढ़ पाओगे, और अगर गलत संगति में जाओगे तो आप वैसे ही बन जाओगे। समटाइम्स हाउएवर एन अडोलसेंट में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड। अब इस टाइम पे ये जो टीनेजर्स हैं ये अनकंफर्टेबल, इनसिक्योरिटी भी फील कर सकते हैं कि जैसे इनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उनको देखकर। बट एज अडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ें तो नेचुरल पार्ट है बढ़ने का, अडल्ट बनने का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपने चैप्टर 9 में क्या पढ़ा कि टेस्टिस और ओवरीज क्या हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। इनमें से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम स्पर्म, मेल्स में स्पर्म और फीमेल में ओवम कहते हैं, ओवा कहते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉयज बिगन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मस्टेज एंड बियर्ड। गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होने लग जाती है और बॉयज़ में फेशियल हेयर यानी मस्टेज या बियर्ड या मूँछों की भी डेवलपमेंट होने लग जाती है। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब इन यही फीचर्स हैं जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं और इसीलिए इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज़ की छाती पे यानी चेस्ट पे भी बाल आ जाते हैं। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही अंडर आर्म्स यानी आर्म्स के नीचे भी बाल आने लगते हैं, हेयर आने लगते हैं, और प्यूबिक रीजन यानी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी हेयर आने लगते हैं। बोथ बूजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस इन प्यूबर्टी। अब बूजो और पहेली जानना चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। द चेंजेस विच अकर एट अडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। ये जितने भी चेंजेस अडोलसेंस में आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से यानी केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होते हैं एक्सोक्राइन और एक होते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सीक्रेट कर रहे हैं, हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, और ये हार्मोन्स क्या हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, जैसे मेल हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं और ये कब होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है जब हमारी
प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न। अब जितने भी बॉयज़ में चेंजेस पड़े हैं आपने अडोलसेंस की एज में, वो इसी हार्मोन की वजह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर जो फेस पे हेयर आ रहे हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन और ईस्ट्रोजन। अब फीमेल में जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो ओवरीज भी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, जो ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। अब इसी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स या फिर मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके ऊपर किसका इफेक्ट है, मतलब इनकी सिक्रीशन को, इन हार्मोन्स की सिक्रीशन को एक और ग्लैंड कंट्रोल करता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बॉडी में जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब इन हार्मोन्स का रोल क्या है रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग में? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड टारगेट साइट। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं वो टारगेट सेल्स तक जाकर, टारगेट साइट तक जाकर अपना काम कर देते हैं, मतलब अपना इफेक्ट शो करते हैं। और ये हार्मोन्स किस में रिलीज़ हो रहे हैं? डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ हो रहे हैं। The target site respond to the hormone. There are many endocrine gland और ductlet gland in the body. अब exocrine और endocrine में यही फ़र्क होता है कि endocrine glands जो होते हैं ये ductless होते हैं, मतलब इनके पास ducts नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली अपनी जो secretions हैं यानी chemicals हैं वो कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? ब्लड में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द टेस्टिस एंड ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन। टेस्टिस क्या सीक्रेट कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या है? एक सेक्स हार्मोन है। वैसे ही ओवरीज ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है जो फीमेल में क्या है? सेक्स हार्मोन है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर। यही हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है मेल्स और फीमेल्स में सेक्शुअल करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं यानी टेस्टोस्टेरोन फीमेल मेल्स में और ईस्ट्रोजन फीमेल में, ये किसके इफेक्ट के अंदर है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के इफेक्ट के अंदर है। द पिट्यूटरी सीक्रेट मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे तरह के हार्मोन रिलीज करता है। यही हार्मोन है जो क्या करते हैं, इनमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो ईस्ट्रोजन डेवलप करने में यानी फीमेल के ओवा को मैच्योर करने में हेल्प करता है, और कुछ जो है वो क्या करते हैं? मेल्स के स्पर्म्स को डेवलप करने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। यहाँ इस टेबुलर फॉर्म में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो क्या लिखा है। हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड ईस्ट्रोजन इन फीमेल। पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन निकलेंगे जो टेस्टिस पे और ओवरीज में एक्ट करेंगे, यानी टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करेंगे ताकि टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन और ओवरीज में से ईस्ट्रोजन रिलीज हो। रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये ब्लड में रिलीज होंगे ये हार्मोन और बॉडी में इफेक्ट करेंगे, मतलब बॉडी के टारगेट साइट पे एक्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा? बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे जिससे हम क्या कहेंगे कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्या लिखा है? पहेली एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड द प्यूबर्टी मार्क्स बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड विच वन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। पहेली और बूजो को पता चल गया कि प्यूबर्टी ऐसी एज है जिसपे हम हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिससे हम क्या हो जाते हैं? कैपेबल हो जाते हैं, यानी हम उसके बाद अपने जैसे और इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दे वॉन्ट टू नो इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगन कंटिन्यूस और एंड सम टाइम। अब ये क्या है? अब वो ये जानना चाहते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट तो हो गई टीनेजर एज में, लेकिन क्या ये प्यूबर्टी जो है, ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है कि हम अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी सारी ज़िंदगी है या कुछ टाइम बाद ये रुक जाता है ना? तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। अडोलसेंस बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरी बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। अब अडोलसेंस कब कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए? जब उनकी ओवरीज और टेस्टिस गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाती है, यानी मेल में स्पर्म्स और फीमेल्स में ओवा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन फीमेल। अब मेल्स में ये जो
प्रोसेस है गैमेट्स प्रोड्यूस करने का, ये ज़्यादा टाइम तक रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगन एट प्यूबर्टी 10 to 12 years ऑफ एज एंड जनरली लास्ट अप टू द एज ऑफ 45 to 50. अब फीमेल्स में क्या है, ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट तो होता है प्यूबर्टी पे यानी 10 से 12 years की एज में, और ख़त्म कब तक होता है 45 से 50 years की एज तक. द ओवम बिगन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ओवम मैच्योर होने लग जाता है. द ओवम मैच्योर एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस अबाउट 28 to 30 days. अब ये ओवम जब मैच्योर होता है हर महीने, मतलब हर 28 से 30 दिन के बाद ये ओवम ओवरीज में से रिलीज होता है. इस पीरियड के दौरान क्या होता है, द वॉल्स ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक सो टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगन टू डेवलप. अब क्या है, जो यूट्रस है, जहाँ यूट्रस मतलब जो हमारी वूम्ब होती है फीमेल्स में, जिसके अंदर बच्चा जो है वो इम्प्लांट होने लगता है. अब ये वॉल क्या आती है, ये थिक होती है. थिक क्यों होती है, ताकि क्या हो, ये जो ओवम मैच्योर हो रहा है, ये जो एग मैच्योर हो रहा है, इसके पास स्पर्म आए और फर्टिलाइजेशन हो और बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो. अब जैसे ही ये जो ओवम है इसको स्पर्म नहीं मिलता, यानी ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो 28 से 30 days के बाद इसके बाद ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है बॉडी से, है ना. तो इसी प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं. क्या लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल्स ऑफ यूट्रस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप. अब यूट्रस की वॉल थिक क्यों होती है, ताकि बेबी जो है, यानी कि जाइगोट, यानी जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, तो हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था जाइगोट बनता है. तो हम चाहेंगे कि वो जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो यूट्रस में, इसीलिए उसकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यानी एग को स्पर्म नहीं मिला और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, है ना. तो इसका उसके बाद ये जो वॉल हमारी डेवलप हो रही है यूट्रस का, इसकी थिकनिंग का क्या काम है, तो ये वॉल जो है वो शेड होने लगती है. क्या लिखा है, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग और स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकनिंग लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये एग और यूट्रस की वॉल की जो थिकनिंग है वो शेड हो जाती है, मतलब गिरने लगती है. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इसी की वजह से वुमेन के अंदर ब्लीडिंग यानी ब्लड फ्लो होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस अबाउट 28 to 30 days. हर 28 से 30 दिन के बाद ये पीरियड ऑफ साइकिल रिपीट होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगन एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म एज मेनाक. पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ये प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है और इसको हम मेनाक बोलते हैं. एट 45 to 50 years ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप. 45 से 50 ईयर्स की एज तक क्या होने लगता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं. इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर, इट मे टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर. अब हम क्या कह रहे हैं, हर 28 से 30 डेज के बीच में ये साइकिल रिपीट होती है. तो स्टार्टिंग में जब पीरियड्स होना स्टार्ट होते हैं, गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन होना स्टार्ट होती है, तो क्या होता है कि ये इरेगुलर रहते हैं, कि कभी 30 दिन, कभी 35 दिन, कभी 2 महीने में एक बार ऐसे हो रहा है. लेकिन कुछ टाइम बाद ये रेगुलरली होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी हर महीने में हर 28-30 डेज के बाद ये साइकिल रिपीट होने लगती है. और ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल में इरेगुलर रहे स्टार्टिंग में, कहीं में कुछ फीमेल्स में स्टार्टिंग से ही ये रेगुलर भी रहते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. जैसे बॉडी की हर डेवलपमेंट पे हार्मोन्स का इफेक्ट है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल कौन करते हैं, हार्मोन. द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग, इट रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेकडाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. इस साइकिल का क्या मतलब है, देखो एग मैच्योर होगा. अब एग मैच्योर हो रहा है तो यूट्रस क्या कर रहा है कि हाँ भी एग मैच्योर हो रहा है, अब स्पर्म आना चाहिए और फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, है ना. तो यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा है कि अगर एग मैच्योर होता है, अगर एग फर्टिलाइज होता है, एग को स्पर्म मिलता है, तो कैसे बेबी को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाए. तो यूट्रस की वॉल थिक होने लगती है. अब जैसे ही ये जो ओवम है ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता, यानी इसको स्पर्म नहीं मिल पाता, तो ये जो वॉल थिक हुई है यूट्रस की, इसका कोई काम नहीं है, तो ये वॉल जो है ये शेड होना भी स्टार्ट होती है. तो ये पूरा का पूरा जो है इस साइकिल में आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाता है, यानी कि एग मैच्योर हो रहा है, फिर एग रिलीज़ हो रहा है ना. तो यूट्रस की वॉल थिक हो रही है. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यानी ओवम को स्पर्म नहीं मिल रहा, तो ये वॉल फिर शेड भी होती है. इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगन्स टू डिवाइड एंड दैट गेट्स एम्बेडेड इन यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9. अब आपने देखा है कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए, यानी जाइगोट बन जाए, तो क्या होता है, इसमें आगे डिविजन्स होती हैं. डिविजन्स होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी ब्लास्टोमियर जो बनता है, वो यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट होता है. हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड. अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कंबाइन तो कर गए, फर्टिलाइज तो कर गए, जाइगोट भी बन गया. अब ये जाइगोट आगे किस में डेवलप होता है, बॉय में या गर्ल में, ये हमें कैसे पता चलेगा.
आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कज़न हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। पहेली क्या कह रही है, मैंने अपनी मदर को और अपनी आंटी को बात करते हुए सुना अपनी कज़न के बारे में जिसका बच्चा होने वाला है। दे वर डिस्कसिंग वैदर शी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और अ गर्ल। वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जिस लड़की का जिस कज़न का जिस कज़न जो कज़न प्रेग्नेंट है, जो बर्थ देने वाली है, कि क्या उसका लड़का होगा या लड़की। आई वंडर व्हाट मेक्स अ फर्टिलाइज एग डेवलप एदर इनटू अ बॉय और अ गर्ल। अब पहेली को यह हैरानी हो रही है कि एक बार एग फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद ये एग बॉय में कन्वर्ट हो रहा है या गर्ल में, ये कैसे पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बॉय और गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जिससे हमें बेबी के सेक्स के बारे में पता चलेगा। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड क्रोमोसोम। अब ये इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है, जिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। अब हमने चैप्टर 8 में ये बात पढ़ी भी हुई है कि क्रोमोसोम जो है वो हर एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। हर एक ह्यूमन बींग के पास 23 पेयर है क्रोमोसोम के, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब इन 46 में से 2 क्रोमोसोम यानी 22 पेयर्स तो ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर क्या होता है, सेक्स हॉर्मोन्स का होता है, यानी एक्स और वाई का होता है। यानी 2 जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, 2 जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हैं, एक्स और वाई है। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल अ मेल हैज़ ओनली 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। अब फीमेल में हम देखते हैं ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स है, पर मेल में क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। द गैमेट्स एग और स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। अब क्या है, ये जो गैमेट है और स्पर्म है, इनमें हमेशा सिर्फ एक ही सेट होगा क्रोमोसोम का, यानी या तो एक्स होगा, गर्ल्स में तो होगा ही एक्स और एक्स, ठीक है। बॉयज़ में या तो एक्स मिलेगा या वाई मिलेगा। मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके पास हमेशा सिर्फ एक एक्स होगा, लेकिन स्पर्म के पास दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। और क्या लिखा है, 1 काइंड हैज़ द एक्स क्रोमोसोम एंड द अदर काइंड हैज़ वाई क्रोमोसोम। यानी फीमेल में हमें ये जो 2 क्रोमोसोम मिलते हैं ये एक्स एक्स मिलते हैं और मेल में हमें एक्स और वाई मिलते हैं। सी द फिगर 10.4 व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द egg, the zygote would have 2 x chromosome and develop into the female child। अब क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, एक टाइम पे फर्टिलाइज्ड एग के पास एक एक्स होगा और जो मेल का स्पर्म है, ये फीमेल है, फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम होगा और जो मेल का स्पर्म है उसके पास या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। अब डिपेंड करता है, अगर मेल का एक्स फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ ही फ्यूज़ होता है तो जाइगोट के पास क्या बनेगा, जाइगोट के पास 2x आएगा, यानी कि गर्ल होगी। और अगर मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ कंबाइन होता है, यानी जो जाइगोट बनेगा उसके पास क्या आएगा, एक एक्स और एक वाई। तो जो डेवलपमेंट होगी जाइगोट की वो किस में होगी, बॉय में होगी। देखो ये लिखा भी हुआ है, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, एग के पास तो हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम है, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड। अब क्या कह रहे हैं कि अगर स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल एग के पास तो हमेशा ही एक्स है, ये जब कंबाइन करेंगे तो 2x का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट क्या होगा, फीमेल चाइल्ड का होगा। इफ द स्पर्म contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child। अब अगर स्पर्म के पास क्या है, वाई क्रोमोसोम है और फीमेल के पास, ओवम के पास तो हमेशा एक्स ही है, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, जाइगोट हमारे पास बनेगा एक्स और वाई, ठीक है। तो जो जाइगोट डेवलप होगा वो किस में डेवलप होगा, वो डेवलप होगा एक मेल, ये स्टाइलस चल नहीं रहा है, एक सेकेंड, वो किस में डेवलप होगा, एक मेल चाइल्ड में डेवलप होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इस डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो, है ना। इस डायग्राम के थ्रू क्या बता रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, मेल से वाई मिल रहा है, वाई क्रोमोसोम, और फीमेल से हमें एक्स। अगर हमें मेल से वाई क्रोमोसोम मिल रहा है, फीमेल ओवम में तो क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही है, तो जो डेवलपमेंट होगी वो किसकी होगी, बॉय की होगी, यानी एक एक्स और एक वाई है। और अगर मेल से भी हमें स्पर्म से एक्स मिल रहा है और फीमेल के ओवम में तो है ही एक्स, तो हमारे पास 2x मिलेंगे, यानी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या होगी, गर्ल में होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ यू नो दैट द सेक्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। The belief that the mother is responsible for sex of her baby is completely wrong and to blame her is totally unjustified। अब आपने हमारी सोसाइटी में अक्सर ये देखा होगा कि जिस लेडी का बच्चा जो है वो मेल नहीं हो रहा होता, यानी उसकी 2 या 3 या 4
लड़कियां हैं, है ना, वो बार बार ट्राई कर रहे हैं पर उनका लड़का पैदा नहीं हो रहा, तो ब्लेम हमेशा फीमेल को दिया जाता है, जबकि फीमेल तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ये तो मेल पार्टनर होता है जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है बेबी का, क्योंकि मेल के पास एक एक्स है एक वाई है, फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स को फ्यूज़ कर रहा है तो मेल होगा, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम एक्स को फ्यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, फीमेल होगा। तो ये जो सोसाइटी में बिलीफ है जिसकी वजह से हम फीमेल्स को टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर ब्लेम्स डालते हैं, वो क्या है, अनजस्टिफाइड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। अब बॉडी में सेक्स हार्मोन की जगह भी क्या है और हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। लुक एट फिगर 10.3 अगेन, फिगर 10.3 को देखो दोबारा से, ठीक है। तो फिगर 10.3 है हमारे पास, कहाँ है फिगर 10.3, हमें फिगर 10.3 ये रहा, है ना। इसमें हमें बताया हुआ है कि बॉडी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का उन हार्मोन्स के ऊपर क्या होता है, काफ़ी इफेक्ट होता है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, प्यूबर्टी आती है हमारी बॉडी में, मतलब प्यूबर्टी यानी एडोलसेंस की एज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं सेक्स हार्मोन के अलावा, यानी टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के अलावा जो हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारी टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हार्मोन्स प्रोड्यूस हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट इज अटैच टू द ब्रेन। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी डक्टलेस ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है डायरेक्टली ब्लड में। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड ओवरीज, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन बॉडी सच एज थायराइड, पेनक्रियाज एंड एडर्नल्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिट्यूटरी और टेस्टिस और ओवरीज के अलावा और भी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। जैसे पिट्यूटरी तो हमने ब्रेन में पढ़ा था ना, जो बाकी ओवरीज और टेस्टिस को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास एक थायरॉइड ग्लैंड होता है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। फिर किडनीज के ऊपर 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। कैसे याद रख सकते हो कि किडनी को हम क्या बोलते हैं, रीनल, और रीनल के ऊपर यानी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, एड्रीनल। फिर पेनक्रियास जिसका काम हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखते हैं और हार्मोनल सिस्टम में भी देखते हैं, यानी पेनक्रियास जो है वो बॉडी का क्या है, ड्यूअल ऑर्गन है, यानी ये एक्सोक्राइन भी है, डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, और एंडोक्राइन यानी कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। फिर पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल एंड टेस्टिस। अब ये ओवरीज और टेस्टिस के बारे में भी बताया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये क्या है, बूजो एंड पहेली एट वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट द बॉय नेम काका हैड अ वेरी बिग एंड बल्जिंग थ्रोट। अब बूजो और पहेली एक बार अपने किसी आंटी के घर जाते हैं, उनकी आंटी जो है वो क्या होती है, डॉक्टर होती है, और वहाँ देखते हैं कि एक पेशेंट आया हुआ है, एक लड़का आया हुआ है जिसका नाम क्या है, काका, और उसकी जो थ्रोट है वो बहुत बाहर है और बहुत बल्जिंग है, बहुत बड़ी है और बल्जिंग है, मतलब बाहर की तरफ दिख रही है। देयर आंट हैड टोल्ड देम दैट काका वाज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, अ डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब उनकी आंट बताती है कि ये जो स्वेलिंग है, मतलब ये जो इनकी जो थ्रोट है ये स्वेल्ड बल्जिंग आउटसाइड क्यों दिख रही है, क्योंकि वो एक बीमारी से जूझ रहा है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, और ये बीमारी किसकी है, थायराइड ग्लैंड की, यानी थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। काकाज थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। क्यों हो रही है ये बीमारी, क्योंकि काका के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज बिकॉज हिज पेनक्रियास वाज नॉट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन इन सफिशिएंट क्वांटिटी। जैसे उसकी आंट ने थायराइड के बारे में बताया कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहा और उसकी वजह से ग्वाइटर हो रहा है, वैसे ही उनकी आंट उनको बताती है कि उनके अंकल को डायबिटीज़ है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो पेनक्रियास ऑर्गन है जो कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिस हार्मोन का नाम होता है इंसुलिन, ये हार्मोन जो है ये प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए डायबिटीज़ है। आपने मोस्टली सुना भी होगा कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हार्मोन इंसुलिन हार्मोन बॉडी में ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, पेनक्रियास इसको ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर रहा। Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal gland, which also shown in the chart hung on the wall in their clinic. अब ये सुन के बूजो और पहेली एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब थायराइड और पेनक्रियास के बारे में जब वो सुनते हैं तो वो अपनी आंट से क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड्स कौन से होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर लगे हुए एक चार्ट में एड्रीनल ग्लैंड्स को देख रहे होते हैं। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। अब उनकी आंट बताती है कि एड्रीनल ग्लैंड्स कुछ ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जिसकी वजह से
ब्लड के अंदर सॉल्ट बैलेंस बना रहता है। एड्रीनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रीनलिन। अब एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम एड्रीनलिन भी बोलते हैं, और ये बॉडी को, इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये बॉडी को एडजस्ट करने में हेल्प करता है स्ट्रेस के साथ, ठीक है। जब हमें ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हम एम्बेरस्ड हो रहे हैं या वरीड हो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है और बॉडी में इन सिचुएशंस को कॉप अप करने में हेल्प करता है। फिर क्या लिखा है, थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है या एड्रिनल ग्लैंड है, ये भी पिट्यूटरी के ही कंट्रोल में है। ये भी तभी हार्मोन रिलीज करते हैं जब इनको पिट्यूटरी से कोई सिग्नल मिलता है। पिट्यूटरी ऑल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब पिट्यूटरी क्या है, कुछ ऐसे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है जिनको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, और इन ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ होती है। आर देयर हॉर्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन। क्या एनिमल्स के अंदर भी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। अब इंसेक्ट और फ्रॉग्स के अंदर हम कुछ हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो रिलीज होते हैं ताकि उनकी लाइफ हिस्ट्री यानी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग। आपने पिछली क्लासेस में ऑलमोस्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सिल्क मोथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मोथ। जो कैटरपिलर है वो बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है ताकि वो क्या हो, एक अडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो सके। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। क्लास 7 में आप देखो उन स्टेजेस के बारे में जिसमें सिल्क मोथ की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। सिमिलरली द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है कि जो टैडपोल है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं जिससे वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। अब ये चेंजेस जो एक लार्वा से क्या बना रहा है, अडल्ट बना रहा है, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट्स के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस किसके थ्रू कंट्रोल होता है, इंसेक्ट हार्मोन्स के थ्रू। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय थायरोक्सिन। फ्रॉग के अंदर ये थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है। क्यों, और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, थायराइड से। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब ये ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको वाटर में, हमें हमारी बॉडी को क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मतलब कि आयोडीन चाहिए। आयोडीन की वजह से ही क्या होगा, ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, है ना। हम हमारे अंदर भी देखो, हम टाटा का आयोडाइज नमक खाते हैं। सरकार ने उसको आयोडाइज क्यों किया, ताकि हम जब नमक खा रहे हैं तो साथ साथ हम आयोडीन की भी कंजप्शन हमारी हो सके, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि हमारी बॉडी में ग्वाइटर हो। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल कैन नॉट बिकम अडल्ट। अगर टैडपोल जिस पानी में ग्रो हो रहे हैं, फ्रॉग में उन्होंने कन्वर्ट होना है, अगर उस वाटर में आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो उनकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा और वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by the lack of thyroxine? क्या ऐसा हो सकता है अगर लोगों को भी अपनी डाइट में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो उनको ग्वाइटर हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है और ऐसा होता भी है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन और फ्रॉम डॉक्टर्स एंड प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज सॉल्ट। ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि आयोडाइज सॉल्ट मतलब हमारे सॉल्ट में आयोडीन क्यों होता है, कि सरकार ने उसको, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आयोडाइज क्यों कर दिया, ताकि ह्यूमन बींग्स अलग अलग हम उनको आयोडीन के सप्लीमेंट पहुँचाएंगे तो कोई ह्यूमन बींग ले ना ले, है ना, और रेगुलर इंटरवल में सप्लाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी नमक को ही आयोडाइज नमक कर दिया, ताकि जब हम नमक का डेली अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक खाने में हम नमक डाल रहे हैं, तो साथ साथ आयोडीन की कंजप्शन भी हमारी होती रहे। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। अब क्या है, जो हमारी फिजिकल और मेंटल, हमारी शरीर की और दिमाग की जो हेल्थ बनी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं कि हाँ, ये हमारी इंडिविजुअलिस्टिक हेल्थ है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे तो हमें एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। अब क्या है, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम साफ़ सुथरे यानी कि हाइजीनिक कंडीशंस में भी रहें और प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज यानी कि योगा वगैरह भी करते रहें। ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। अब ये चीज़ें एडोलसेंस यानी टीनेजर्स के एज में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर रही है। फिर क्या है, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है,
अडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अडोलसेंस कैसी स्टेज है जिसमें बॉडी में रैपिड ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है। हैज़ द डाइट फॉर एन अडोलसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। इसीलिए ये ज़रूरी है कि एडोलसेंस को जो हम डाइट दे रहे हैं वो केयरफुली प्लान्ड हो, उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी हो। इसी चीज़ को हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इन रिक्विजिट प्रोपोर्शन। मतलब बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि हमारे खाने में रिक्वायर्ड अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए वो हमारे फूड में हो। आवर इंडियन मील्स ऑफ रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील। हमारी जो इंडियन मील्स हैं जिसमें हम रोटी, दाल, वेजिटेबल्स, पल्सेस वगैरह खाते हैं, ये एक एग्जाम्पल है बैलेंस डाइट का। मिल्क भी क्या है, अपने आप में एक बैलेंस्ड फूड है। फ्रूट हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इन्फेंट्स के लिए यानी बच्चों के लिए मदर का मिल्क बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से उनको नरिशमेंट मिलती है। फिर आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी आर गुड फॉर अडोलसेंस। अब बॉडी को आयरन भी चाहिए, ठीक है, ताकि ब्लड में जो बॉडी का जो ब्लड है उसको आयरन भी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये आयरन हमें कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी स्पिनच, जैसे कि पालक एक बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, है ना। फिर जैगरी यानी गुड़, है ना, इन सब चीज़ों से। सिट्रस फ्रूट यानी आंवला वगैरह जैसा हो गया, आंवला जिसको हम गूसबेरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंज्यूम करने चाहिए अडोलसेंस को ताकि बॉडी में आयरन की यानी खून की कमी ना हो। चेक आइटम्स फ्रॉम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, इज़ द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशन। अब जब आप खाना खाते हो तो देखा करो कि क्या आपकी जो मील है वो बैलेंस्ड है, न्यूट्रिशियस है या नहीं है ना। क्या उसके अंदर सीरियल्स जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, मिल्क, मीट, नट, पल्सेस, ये सब है या नहीं। हम ये जो चिप्स वगैरह खाते हैं, स्नैक्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, ये हमारी रेगुलर मील्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये एक्टिविटी पढ़ लेना, इसमें हमें न्यूट्रिशियस फूड्स के बारे में बताया हुआ है कि कैसे मीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट, ग्रेन्स, इन सब चीज़ों से हमें प्रॉपर एक डाइट मिलती है। फिर हमारा जो इससे अगला टॉपिक है वो क्या है? पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन यानी साफ़ सफाई रखना क्यों ज़रूरी है? एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। अब हर एक इंसान को दिन में एक बार ज़रूर नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीनेजर्स को तो इसलिए भी क्योंकि बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज़ कर रहे हैं जिससे बॉडी स्मेली भी हो सकती है, ठीक है। तो हर एक पार्ट उनका डेली बेसिस पे क्लीन होना चाहिए, ठीक है। क्लीननेस इज नॉट मेंटेन, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हम अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। गर्ल्स को तो स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे अपनी क्लीननेस प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए, ठीक है। और उनको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक भी रखना चाहिए कि कितने दिन में उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट हो रही है। फिर फिजिकल एक्सरसाइज यानी वॉकिंग, प्लेइंग, फ्रेश एयर का लेना, ये सब क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी बॉडी की हेल्थ बनी रहे। फिर उसके अलावा कुछ मिथ्स हैं, टैबूज हैं, डूज और डोंट्स हैं। मिथ्स और टैबूज क्या होते हैं? मतलब जो अंधविश्वासी बातें हैं। यू हैव लर्न द हेयर एंड फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इस चैप्टर और पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है जितना भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमारे लिए जानना ज़रूरी था वो सब हमने पढ़ा। अब हमारे सोसाइटी में कुछ रॉन्ग नोशंस हैं, मतलब कुछ ऐसे नज़रिए हैं जो हमें कुछ गलत बता रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो बिलीव्स हैं कुछ गलत, ठीक है। जैसे कि देयर आर मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस दैट अडोलसेंस एक्सपीरियंस। अब इन बॉडीली चेंजेस के रिगार्डिंग ही कुछ अफवाहें हैं। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। जैसे गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि अगर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कोई लड़की लड़के की तरफ देख रही है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब ये सोसाइटी की फैलाई हुई झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। जैसे मदर ही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अभी हमने पढ़ा कि मदर्स में तो फीमेल्स में तो एक्स सेक्स ही होता है, तो फीमेल तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकती ना जो बेबी होना है उसका सेक्स, है ना। मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, तो ये डिपेंड करता है। वाई एक्स को फ्यूज़ करेगा तो मेल होगा, एक्स एक्स को फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा? फीमेल। अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो तो लड़कियां किचन में नहीं जा सकती। ये सारे टैबूज हैं यानी कि झूठी बातें हैं। फिर क्या है? से नो टू ड्रग्स। अब अडोलसेंस ऐसा पीरियड है जिस टाइम पे हमारी बॉडी और माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो इस टाइम पे कुछ जो बॉयज़ हैं वो ड्रग्स की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि जो ड्रग्स हैं वो एडिक्टिव हैं। यानी एक बार अगर आपने ड्रग्स लेना स्टार्ट किए तो आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। इससे लॉन्ग रन में मतलब ज़्यादा टाइम तक लंबे टाइम तक हमारी बॉडी को क्या होगा? नुकसान होगा, हेल्थ ख़राब होगी। यू मे हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज बाय डेंजरस वायरस HIV। आपने एड्स के बारे में भी सुना होगा जो HIV की वजह से होता है। ये दिस वायरस कैन पास ऑन फ्रॉम नॉर्मल पर्सन टू एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज फॉर इंजेक्टेड ड्रग। अब ये जो वायरस है ये
एक से दूसरे तक जा सकता है। कैसे? अगर जो लोग ड्रग्स लेते हैं और वो एक दूसरे की इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू, सिरिंजेस के थ्रू ड्रग्स ले लें, और जिसकी नीडल वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी सिरिंज वो यूज़ कर रहे हैं, उस ह्यूमन बीइंग को अगर HIV वायरस, HIV है यानी एड्स है, तो हमें भी उसकी नीडल शेयर करने की वजह से एड्स हो जाएगा। उसके अलावा इन्फेंट से मदर, इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अब इन्फेंट के पास भी जा सकता है मदर के थ्रू, उसके मिल्क के थ्रू। द वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। उसके अलावा किसी पर्सन को अगर HIV से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे सेक्शुअली अगर हम कॉन्टैक्ट में रहें तो हमें भी HIV हो सकता है। फिर अडोलसेंट यानी टीनेजर प्रेगनेंसी क्या है? यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। अब आपको पता होगा हमारी कंट्री में लीगल एज क्या है मैरिज की? 18 गर्ल्स के लिए और 21 बॉयज़ के लिए। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो टीनेज मदर्स होती हैं, मतलब जो टीनेजर्स हैं, वो लड़कियाँ मेंटली और फिजिकली उनकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है कि वो एक बच्चा संभाल पाएँ। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कोज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड चाइल्ड। अगर 18 ईयर्स और 21 ईयर्स से पहले अगर बच्चों की शादी कर दी जाती है तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी भी जल्दी होती है और इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं बच्चे के लिए भी और मदर के लिए भी। इट ऑल्सो curtails employment opportunities for young mother and may cause mental agony as she is not ready for responsibility of motherhood। अब इससे क्या हो जाता है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट होने की यानी पढ़ने की, काम करने की ऑप्शंस भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं, जिम्मेदारी आ चुकी हैं, और कुछ ना कुछ मेंटल अगोनी यानी मेंटली भी स्ट्रेस रहते हैं क्योंकि अभी ये एज नहीं है ना, अभी वो इतनी उनकी बॉडी और माइंड मैच्योर नहीं हुआ कि वो एक बच्चे को संभाल सके। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने इन डिटेल इस चैप्टर में पूरा लाइन टू लाइन पढ़ा है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चैनल नया है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।